आज के इस वीडियो में वीएफएस अपॉइंटमेंट और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस करूंगा। आप लोगों के बहुत सारे सवाल इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। कुछ सवाल जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था, उन सारे सवालों को मैंने वीएफएस से कंफर्म करवा लिया है, वो भी शेयर करूंगा। पहले बात करते हैं वीएफएस अपॉइंटमेंट के बारे में। जो भी लोग सऊदी का वीज़ा इंडिया से प्रोसेस करवाना चाहते हैं, उनको वीएफएस में जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, तभी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। उसके लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट अब मैंडेटरी हो गया है। ये अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन उनके वेबसाइट में जाके ले सकते हैं। कैसे लेना है, क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करने हैं, उसका मैंने एक डिटेल वीडियो 10-12 मिनट का है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा। जब आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे फील्ड रहते हैं जो आपको पता नहीं रहता है कि उसमें भरना क्या है। एक कॉमन सा चैलेंज जो आपको फेस करना पड़ रहा होगा वो ये कि कुछ लोगों का लास्ट नेम या सर नेम नहीं है उनके पासपोर्ट में, तो वो क्या क्या भरें वहाँ पे। क्योंकि जब तक आप सर नेम, यूज़र नेम, सर नेम और जो आपका लास्ट नेम है वो नहीं फिल करेंगे तो आगे एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट का जो एप्लीकेशन है वो प्रोसीड ही नहीं होगा। यही सवाल मैंने वीएफएस से पूछा। 2 वीएफएस वालों ने अलग अलग आंसर्स दिए हैं, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीएफएस लखनऊ ने ये बताया है कि जिनके पासपोर्ट में सरनेम नहीं है वो उस सरनेम के जगह में अपने हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं या फिर फादर का नाम लिख सकता है। अगर कोई बच्चा है तो अपने पिता का नाम लिख सकता है, अगर कोई वाइफ है तो वो अपना हस्बैंड का, स्पाउस का नाम लिख सकता है। वही वीएफएस कोचिन ने कुछ अलग आंसर दिया है कि जिनका सरनेम नहीं है, लास्ट नेम नहीं है, वो अपना जो मिडिल नेम है उसे सरनेम में लिख दे। अगर मिडिल नेम भी नहीं है तो जो फर्स्ट नेम है उसको दोबारा से सरनेम में लिख दे। ये एक कंट्राडिक्शन है दोनों वीएफएस से। तो मैंने दोनों वीएफएस को बताया है, लखनऊ वाले को ये बताया है कि भाई ये कोचिन वाले ये बोल रहा है, आप बताइए कौन सा सही है। और कोचिन वाले को ये बताया है कि लखनऊ वाले ये बोल रहे हैं, आप बताइए क्या सही है। इन दोनों आंसर्स में जो लॉजिक मुझे लगा, जो लॉजिकल आंसर ये लगा है कि जिनका सरनेम नहीं है वो अपना सरनेम के जगह अपने फादर का नाम या फिर अपने हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। ओके, ये एक मेरा एजम्पशन है। ये दोनों वीएफएस का ईमेल आप देख लीजिएगा, मैं स्क्रीन में डिस्प्ले कर दूंगा। जब उनका आंसर आएगा तो इस चीज़ को मैं फिर से रीवैलिडेट कर दूंगा। ये एक आपको चैलेंज आ सकता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय। और दूसरा चैलेंज आपको आएगा जब आप एड्रेस फिल कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे इंडिया में एड्रेसेस हैं जिनके हाउस नंबर नहीं है या फिर बिल्डिंग का नेम नहीं है, वहाँ पे क्या भरेंगे? वहाँ पे आप कुछ लिख नहीं सकते। अगर बिल्डिंग का नेम में कुछ नंबर लिखेंगे तो वो लेता नहीं है। अगर आप हाउस नंबर में कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, ABCD जैसा टेक्स्ट, तो वो लेता नहीं है। तो उस केस में अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पे या तो 0 लिख दीजिए या तो NA लिख दीजिए। और तीसरा एक चैलेंज आपको आएगा ऑक्यूपेशन और एजुकेशन में। बच्चों का ऑक्यूपेशन और एजुकेशन तो होता नहीं है, तो उस केस में आप वहाँ पे NA लिख के प्रोसीड कर दीजिएगा। ये थे अपॉइंटमेंट रिलेटेड कुछ चैलेंजेस, और भी बहुत सारे होंगे क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत डिटेल फिल करना पड़ता है। बहुत एक लेंथी सा प्रोसेस है, टाइम लगता है उसमें। तो वहाँ पे आपको ये 2-3 चैलेंज परेशान कर सकता है। ओके, तो ये था अपॉइंटमेंट के बारे में। और दूसरा एक और फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसको बोलते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। उनके वेबसाइट में ये लिखा हुआ है कि उसे आप टाइप करके ही लिखना है, हैंड रिटन एक्सेप्टेड नहीं होगा। ये मुझे भी समझ में नहीं आता है कि क्यों उनको एक PDF फॉर्म में भी लिखित चाहिए, जिनमें जो इन्फॉर्मेशन हम उस PDF में लिखते हैं वही आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते समय टाइप करके फिल करते हैं। कुछ 1-2 इन्फॉर्मेशन के अलावा बाकी सारे इन्फॉर्मेशन तो हम उसमें देते हैं, लेकिन तभी भी क्यों वो PDF मांगते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। लेकिन उस PDF में, जिसका नाम वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म दिया है उन्होंने, 1 पेज का PDF फॉर्म है, उसमें आपको डिटेल्स लिखने रहते हैं। सबसे पहला जो एक सवाल आपके मन में आएगा कि जॉब टाइटल में क्या लिखें। वही वीएफएस कोचिन ने इसका आंसर दिया है कि जॉब टाइटल में आप जो स्पॉन्सर है उसका एप्लीकेंट के साथ में क्या रिलेशन है वो लिखिए। ओके, पहला बात ये हो गया। और दूसरा एक पॉइंट है एक्कम्पनीड इन पासपोर्ट बाय। इसका कोई मतलब तो लग नहीं रहा है, लेकिन उसमें भरना क्या है। उसमें इन्होंने ये बताया है कि मान लीजिए कोई बच्चा है,
अगर अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहा है तो जिनके साथ ट्रैवल कर रहा है उनका नाम लिख दीजिए, ये बताया उन्होंने। अगर कोई एलोन ट्रैवल कर रहा है तो वहाँ पे NA लिख देने के लिए। ओके, तो ये 2 चीज़ें हैं उसमें जो आपको परेशान करेगा। और एक तीसरा चीज़ ये भी है कि आपका ट्रैवल डेट क्या है, किस दिन आप ट्रैवल करना चाहते हैं। तो आपका तो ट्रैवल डेट फिक्स होगा नहीं क्योंकि वीज़ा पे डिपेंड करता है। तो जिन लोगों का मैंने ये फॉर्म फिल करा है वहाँ पे मैंने ये लिखा है कि विदिन 1 मंथ फ्रॉम वीज़ा इशुएंस, ये मैंने लिखा है। और एक उसी के साथ लिखना होता है स्टेप डेट, तो मैंने उसमें 90 डेज़ लिखा है क्योंकि आप 90 डेज ही स्टे कर सकते हैं, इसके बाद आपको वो रीवैलिडेट करना पड़ेगा। ये था फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में। अगर कोई रेसिडेंट वाला है तो वहाँ पे लिख दीजिए रेसिडेंट वीज़ा, है ना, अप्लाइड फॉर रेसिडेंट वीज़ा। तो ये सारे कुछ डिफ़िकल्टीज हैं जिसका कोई आंसर नहीं था, लेकिन VFS वाले कुछ काइंड हैं जो रेस्पॉन्ड करते हैं। मैंने कुछ लोगों का अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा है और ये फॉर्म भी फिल करके दिया है। अगर आपको ये फॉर्म फिल करने में या फिर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने में डिफ़िकल्टीज होता है, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि खुद से ट्राई कीजिए। ओके, अगर नहीं होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके बिहाफ पे फिल कर दूंगा। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बोलना है आपको वो आप भेज दीजिएगा। 1 घंटा टाइम लगता है, 1.5 घंटा टाइम लगता है वो PDF को एडिट करने में और सारे डिटेल्स को फिल करके फिर से रीवैलिडेट करने में। तो ये सारे काम मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। ओके, तो ये था कुछ क्लैरिफिकेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिलेगा अपना काम अपने आप करने के लिए। अब इसमें और एक सवाल एक यूज़र ने मुझसे पूछा था, एक व्यूअर ने बहुत वैलिड सा सवाल उसने पूछा था कि क्या बच्चों को भी अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, अगर आप टेक्निकली सोचेंगे तो बच्चे को बायोमेट्रिक्स नहीं चाहिए जो 6 साल से कम उम्र के हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 6 साल से कम उम्र वाले को अगर बायोमेट्रिक्स नहीं चाहिए तो उसको जाने का भी ज़रूरत नहीं है VFS में, तो अपॉइंटमेंट का कोई सवाल ही नहीं होता है। लेकिन जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे होंगे तो वहाँ पे सारे एप्लीकेंट्स का आपको बहुत सारे डिटेल लिखने रहते हैं और मुझे लगता है वही डिटेल वो आगे अपने सिस्टम में जो उनका एक्शन होगा उसमें फिल करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे होंगे तो उस समय जो आपके 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या फिर जो ट्रैवलर्स 80 साल से ज़्यादा के हैं जिनको बायोमेट्रिक्स नहीं चाहिए, उनका भी डिटेल आप फिल कर दीजिएगा। ओके, तो ये एक सवाल था वैलिड सा। अब एक और व्यूअर ने सवाल पूछा था कि ये सारी चीज़ बकवास है, लोगों को परेशान करने के लिए ये अपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट लाया है, बायोमेट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लाया है। देखिए, ये सारे जो डिस्कशंस है ना, इसको आपको थोड़ा लॉजिकल सोचना है। ये आपको लग रहा है कि भाई ये बकवास काम है, क्यों अपॉइंटमेंट लेना है, लोग ऐसे जा सकते हैं, क्यों बायोमेट्रिक्स लेना है, वो तो एयरपोर्ट में हो ही सकता है। लेकिन इसका जो टेक्निकल कारण है वो हमें जानना ज़रूरी है। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि अपॉइंटमेंट का ज़रूरत क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो अपॉइंटमेंट इसीलिए लिया जाता है ताकि वो अपना वर्क फ्लो को अच्छे से मैनेज कर पाए। कोई भी ऑफिस वाला अपनी जो वर्क फ्लो है उसको अच्छे से मैनेज कर पाए। अगर अपॉइंटमेंट का सिस्टम ही नहीं होगा तो मान लीजिए 9 बजे 100 आदमी चले जाएंगे और 12 बजे एक भी आदमी नहीं रहेगा, तो उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपॉइंटमेंट का सिस्टम ज़रूरी है अच्छे से मैनेज करने के लिए। और दूसरा एक बात कि बायोमेट्रिक्स भी सबको परेशान करने के लिए किया जा रहा है। क्या ज़रूरत है जब एयरपोर्ट में लिया जाता है। किसी ने मुझे कहा कि आप ट्वीट क्यों नहीं करते हैं इसके बारे में। मैं बोला कि मैं इसके बारे में ट्वीट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे समझ है कि बायोमेट्रिक्स का रिक्वायरमेंट क्या है। आप भी इस चीज़ को समझिए कि बायोमेट्रिक्स एक सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है कोई भी कंट्री का। अब सऊदी वाले एप्लीकेशन सबमिट करते समय बायोमेट्रिक्स रिक्वायरमेंट मैंडेटरी क्यों कर रहे हैं, वो एक सवाल है। उसका आंसर ये हो सकता है कि उसका क्या गारंटी है कि जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करा था वही एयरपोर्ट में ट्रैवल कर रहा हो वीज़ा के साथ, क्योंकि वीज़ा फोर्स किया जा सकता है। फोर्स मतलब उसमें अल्टरेशन किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, पासपोर्ट में कुछ भी किया जा सकता है। तो जो एप्लीकेंट है ज़रूरी नहीं है कि वही एयरपोर्ट में जा रहा होगा। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो एप्लीकेंट है वही ट्रैवलर्स हैं। तो इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स है जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। ये कंट्री का अपना ओन रिक्वायरमेंट्स होता है जो हमें कंप्लाई करना है। और एक बात मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूँगा, आप लोगों ने ये देखा होगा कि कई बार जब आप ट्वीट करते हैं या फिर रेस्पॉन्स करते हैं तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है, लेकिन वही VFS जो यूरोपियन कंट्रीज़ का शेंगन वीज़ा प्रोसेस करता है या फिर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा प्रोसेस करता है, नीदरलैंड प्रोसेस करता है या फिर जो भी कंट्री का प्रोसेस करता है, उन कंट्रीज़ के जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो एक ट्वीट करो तो तुरंत जवाब आ जाता है, उसका तुरंत ईमेल आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं जो VFS में बैठे हैं या फिर जो भी लोग हैं उनके मेंटेलिटी में यही है कि जो भी इस गल्फ़ में आता है, मिडिल ईस्ट में आता है, सब
वही टाइप के आदमी हैं, इसलिए वैल्यू नहीं करते हैं। तो आप लोग, अगर आप लोगों के जो भी क्वेरी है ना, जिस भी फॉर्म से आप VFS को नोटिफाई करना चाहते हैं, उनको आप ईमेल करिए, उनको आप ट्वीट करिए, उनके ऑफिसेज में जाइए, उनको भी पता चले कि ये इश्यूज़ हैं। अब जो मैं ट्वीट करता हूँ कभी रिस्पॉन्स नहीं आता है, ईमेल का तो चलो टाइम टेबल से रिस्पॉन्स आ जाता है, लेकिन ट्वीट का आता नहीं है। अभी 2 दिन से उनका सर्वर लॉस्ट है, उसका कोई अता पता ही नहीं है कि कब खुलेगा नहीं खुलेगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो ये सारे केयरलेसनेस है उनका कि इस रीज़न को हम नॉर्मली लेंगे, है ना। तब तक ही वो नॉर्मली लेते हैं जब तक एप्लीकेंट जो जागरूक नहीं होते हैं। एप्लीकेंट जब तक उनको बताते नहीं है कि भाई हमें पता है ये हमारा राइट है, तुम सर्विस देने के लिए एग्री करा है तो तुम्हें सर्विस देना है, ओके। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक इसी तरह का जो डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में अपॉइंटमेंट और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैंने कुछ और भी ऐड करा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प होगा। मैं कोई गलत डायरेक्शन में आंदोलन करने के लिए आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, कोई सवाल है तो ज़रूर राइज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव वे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।